हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल गुरु और मैं एडवोकेट राम शिरोमणि यादव। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉ के बारे में हम बात करते हैं और एविडेंस एक्ट की धारा 11 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एविडेंस एक्ट की धारा 11 जो कहती है उसकी और लेक्चर पीछे हो चुकी हैं, ये लास्ट लेक्चर होगी। और धारा 11 एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 11। तो आप जो है मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना समय गंवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। धारा 11 उन तथ्यों की बात करती है, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, कब वे सुसंगत हो जाते हैं, इसी बारे में धारा 11 प्रावधान करती है। तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं है का तात्पर्य है ऐसे तथ्य जो न्यायालय अन्य किसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ही अन्य किसी धारा के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में ग्रहण नहीं करती है, उन तथ्यों को धारा 11 के अंतर्गत न्यायालय ग्रहण करती है। इस धारा का वास्तव में इतना व्यापक पैमाने पर इसका निर्वचन किया गया है कि इस धारा के शब्दों से यह प्रतीत होता है, इसको जब हम पढ़ते हैं डिटेल में, अगर मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो देखा होगा कि किस तरह वे साक्ष्य जो अन्य धाराओं में बात करें या डायरेक्ट समझते हैं तो धारा 6 से लेकर 10 तक और धारा 12 से लेकर 55 तक जो तथ्य सुसंगत हैं या जो तथ्य विवादक हैं, जिन्हें न्यायालय 6 से 10 और 12 से 55 तक में ग्रहण नहीं करती है, धारा 11 के अंतर्गत उन साक्ष्यों को न्यायालय ग्रहण कर लेती है और वो धारा 11 के अंतर्गत सुसंगत हो जाते हैं। धारा 11 और धारा 32 के बारे में भी पिछली लेक्चर में बात हुई थी। धारा 11 पर धारा 32 द्वारा नियंत्रण किया जाता है, इस बात को बताया गया था, पर एक बार और इसको समझ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा किस प्रकार से धारा 11 पर धारा 32 के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। जहां साक्ष्य मतलब समझते हैं आप गवाही की बात कर रहे हैं, तो जहां साक्ष्य उन व्यक्तियों के कथन से युक्त है जिन्हें पाया नहीं जा सकता है या जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे कोई व्यक्ति जिनकी बातों को साक्ष्य के रूप में न्यायालय ग्रहण करता है पर अब वे खो गए हैं, मिल नहीं सकते या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य को भी धारा 11 के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम में न्यायालय ग्रहण करता है। दूसरे न्यायालय के निर्णयों के बारे में अगर हम बात करें तो किसी न्यायालय द्वारा दिया गया कोई निर्णय अधिकार को साबित करने के लिए साक्ष्य होगा। जब कोई निर्णय किसी न्यायालय का यह निर्णय कि अमुक संपत्ति पर या किसी वस्तु पर किस व्यक्ति का अधिकार है, तो जब पहले ही किसी न्यायालय द्वारा यह निर्णय कर दिया गया हो कि किसी व्यक्ति का किसका अधिकार है, तो वो धारा 11 के अंतर्गत इस न्यायालय में इस साक्ष्य के रूप में न्यायालय उसको ग्रहण करेगा। एक केस लॉ की बात करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस गणेश्वर राय का केस है ये, और ये हमें मिल जाएगा AIR 1963 में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसमें इस निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लेखा बही में प्रविष्ट का अभाव धारा 11 के अधीन सुसंगत है। लेखा बही जो कोई है, जो पुराने दस्तावेज है, कोई लेखा बही है, उसमें किसी चीज को अंकित नहीं किया गया है, तो न्यायालय उसको जो है उसके अभाव को धारा 11 के अंतर्गत एक्सेप्ट करेगी। आप जो है मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इसी समय आप वीडियो को लाइक कर दें, अन्यथा आप लाइक करना भूल जाते हैं। हम बात करें अगर इसी धारा के अंतर्गत नक्शे की या रेखा चित्रों की बात करें तो वाद पत्र जो होता है न्यायालय में, जो वादी दाखिल करता है ना, वाद पत्र के साथ नक्शा भी
दाखिल करता है। तो मानते हैं कि कोई नक्शा दाखिल किया गया है और नक्शे में किसी चबूतरे का या किसी ऐसी वस्तु का वर्णन नहीं है जिसके बारे में वादी या प्रतिवादी कहता है, तो यह माना जाएगा कि जिस समय यह नक्शा तैयार किया गया उस समय वह वस्तु, वह चबूतरा या वो कोई चीज उस नक्शे में उस स्थान पर नहीं था। न्यायालय इसे मानेगी कि जब नक्शा तैयार किया गया तो निश्चित रूप से वो चीज वहां नहीं थी, नहीं तो नक्शे में उस चीज को दर्शाया जरूर जाता। किसी व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए नक्शे को तब तक सुसंगत नहीं माना जा सकता जब तक नक्शा निर्माणकर्ता का निरीक्षण नहीं हो जाता, जब तक न्यायालय में जिसने नक्शे को बनाया है जब तक उस व्यक्ति को लाके हाजिर करके उससे पूछताछ नहीं हो जाती, तब तक उस नक्शे को सही नहीं माना जाता, सुसंगत नहीं माना जाता और न्यायालय तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए जिस व्यक्ति ने नक्शा बनाया है उसकी पूछताछ न्यायालय में आवश्यक हो जाती है। छोड़ने की नोटिस के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई मुकदमा दायर करते हैं या न्यायालय से कोई नोटिस जाती है तो वो नोटिस कब तामील मान ली जाए, और नोटिस धारा 11 के अंतर्गत जो है साक्ष्य के रूप में न्यायालय से जो लौट कर आती है उस पर रिपोर्ट लग के पुलिस द्वारा कि क्या हुआ, तो वो न्यायालय में धारा 11 के अंतर्गत ग्राह्य है। तो न्यायालय में पहले तो हम ये जान लेते हैं कि नोटिस एविडेंस नोटिस की बात करता ही नहीं है, क्योंकि नोटिस को एक्सेप्ट करता है एविडेंस के अंतर्गत, पर जो है उसको ग्राह्य नहीं करता है, इसकी व्याख्या नहीं करता। तो उसकी व्याख्या कहाँ है हम बताएं आपको। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत नोटिस के तामीले का उपबंध किया गया है और धारा 106 जो कहती है संपत्ति अंतरण अधिनियम की कि नोटिस को कैसे तामील कराया जाए, उसी के बारे में हम बात करेंगे। पहली बात तो नोटिस को डाक द्वारा भेजकर तामील कराया जा सकता है। दूसरी बात, व्यक्तियों द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति को जिसकी नोटिस है उसे मिलकर उसे दिया जा सकता है, या उसके घर पर जाकर दिया जा सकता है, या ऐसे स्थान पर दिया जा सकता है जहां पर उस व्यक्ति का घर है, जहां पर वह निवास करता है। अगर वो घर पे नहीं मिलता तो उसके परिवार के किसी व्यक्ति को नोटिस दी जा सकती है, परिवार के किसी सदस्य को नोटिस दी जा सकती है, या उसके नौकर को भी नोटिस देकर नोटिस की तामीला करवाया जा सकता है। इसको ऐसे स्थान पर चिपकाया भी जा सकता है जहां से सब लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग देख लें, सार्वजनिक स्थान पर चिपका कर भी नोटिस का तामीला करवाया जाता है। वास्तव में तामीला उसी समय पूर्ण हो जाता है जब नोटिस डाक द्वारा भेज दी जाती है, तभी यह मान लिया जाता है कि नोटिस का तामीला हो जाएगा। पर नोटिस का तामीला हो पाए ना हो पाए वो बात की बात है। तो नोटिस के इस तरह के तामीलों को न्यायालय एक्सेप्ट करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत। और यही जो है सेक्शन 11 खत्म होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, और धारा 12 के लिए हम मिलेंगे अगली लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बने रहिए आप मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर मेरी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, और कमेंट बॉक्स में आप देखते होंगे तो मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। कानून से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यूट्यूब के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, कोरोना जैसे महामारी से देश की और अपने आप की, अपने परिवार की रक्षा कीजिए, अपने समाज को बचाइए, घरों में रहिए, कम से कम निकलिए। जय हिंद, जय भारत।